वेलकम स्टूडेंट्स। आज भी आपकी वही सीरीज चल रही है। सही है। ये जो हमने सीरीज आपको डिजाइन करी है, जो मेरे नए यूजर्स हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए स्टार्टिंग के 2-3 मिनट लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बातें बताना बहुत जरूरी होता है। देखिए, ये सीरीज बेटा हमने डिजाइन करी है, इसमें हमने 60% क्वेश्चन लगभग हमने कोशिश करी है कि 60% क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल हो और 40% के लगभग आपके क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का बेटा रीजन ये है कि अगर आप बेटा एसएससी जेईई की बात कर, हाँ, यहाँ ये सीरीज आपकी जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए डिजाइन करी गई है। ठीक है। अगर आप एसएससी जेईई की बात कर लेते हैं, या फिर आपका यूपीपीसीएल हो गया, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर आपका यूपीआरएनबीएल हो गया, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, या फिर उसके अलावा आपका सीएसईबी है, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, या फिर राजस्थान का जेईई का पेपर हो गया, महाराष्ट्र का जेईई का पेपर हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर के बहुत सारे पेपर्स होते हैं। तो चलिए हम किसी पेपर को रेफरेंस पेपर मान लेते हैं। हमने एसएससी जेईई के पेपर को रेफरेंस मान लिया। सही है। अब अगर आप एसएससी जेईई के पेपर को रेफरेंस पेपर मान रहे हो, ठीक है, अगर एसएससी जेईई के पेपर को आप रेफरेंस पेपर मान ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप बेटा एसएससी जेईई के पिछले 5 साल के प्रीवियस 5 साल के पेपर एक बार एनालिसिस करिए, तो एक कॉमन कंक्लूजन निकल के आएगा कि लगभग 60% के अराउंड आपका वेटेज रहता है न्यूमेरिकल का, और लगभग 40% के अराउंड वेटेज रहता है आपका थ्योरी वाले सेक्शन का। अब आप लोगों की टेंडेंसी क्या होती है? आप लोगों की टेंडेंसी होती है कि न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो। अच्छी बातें करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन थ्योरी वाले पोर्शन पे इतना तक कंसंट्रेट नहीं करते हो। सही। तो ये बात क्लियर है कि एग्जाम सिर्फ न्यूमेरिकल वाले पार्ट से ही क्लियर नहीं होने वाला। जितना इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका थ्योरी वाला पार्ट है। तो बस कहने का सेंस क्या है कि न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी वाले पार्ट पे भी आप कंसंट्रेट करिए। तो इसी वजह से इस पूरी सीरीज में एक इंडिविजुअल लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ पूरी सीरीज की। मान लेते हैं 200, 250, 300 लेक्चर जितने भी होते हैं, लगभग 6-7 महीने चलेगी सीरीज मिनिमम ये आपकी। तो उस पूरी सीरीज का डिवाइडेशन बता दे रहा हूँ। दूसरा है आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन। देखिए, एसएससी जेईई की बात कर लेते हैं तो 180 मिनट का पेपर है। क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 200 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना समय मिल रहा है? बमुश्किल 50 से 55 सेकंड। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं कि भाई सारे क्वेश्चन आपके 50 से 55 सेकंड में ही होंगे। ऐसा हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपके 50 से 55 सेकंड में होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बेटा आपके ऐसे होंगे जो आपके 10 सेकंड में भी हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके 30 सेकंड में भी हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके 60 सेकंड में हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके 90 सेकंड में हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन 120 सेकंड में हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके 150 सेकंड में भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, 2 से 2.5 मिनट भी लग सकते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन 10 सेकंड में लग सकते हैं। अब जिन क्वेश्चन में बेटा आपके 120 सेकंड लग रहे हैं, या फिर 90 सेकंड, या फिर 150 सेकंड, ये किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? ये बेटा आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं। कैलकुलेटिव मतलब जिसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, दिमाग भी ज़्यादा लगेगा। तो इन टाइप के क्वेश्चन की तो आप बेटा बहुत प्रैक्टिस करते हो। अच्छी बात है, करनी चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन बिल्कुल आसान वाले होते हैं, 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड वाले, उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। और जबकि अगर बेटा आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, तब भी एग्जाम आपका नहीं क्लियर होना है। तो यहाँ पे हमने पूरी सीरीज में जो हमने अपने क्वेश्चन की रेंज रखी है, हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन भी रखा है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आसान से आसान क्वेश्चन भी रखा है। टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन। लेकिन हाँ, गेट और ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस के जो आपके लास्ट 2-3 साल के रिसेंटली क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन्हें नहीं इंक्लूड करा है। क्यों नहीं इंक्लूड करा है? क्योंकि समझो बात को, काफ़ी बच्चों ने बोला है सर गेट के क्वेश्चन में इंक्लूड करो, ईसी के भी इंक्लूड करो। समझो, देखो, गेट के जो बेटा क्वेश्चन डिजाइन हो रहे हैं, वो 3 मिनट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन हो रहे हैं, 3-3.5 मिनट को ध्यान में रखते हुए। जबकि किसी भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम उठाइए, किसी भी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम उठाइए, वहाँ पे आपको 50 से 55 सेकंड ही मिलना है क्वेश्चन के लिए। सही। तो रिसेंटली 2-3 साल के तो इंक्लूड नहीं करें, लेकिन उससे पहले के लगभग जितने क्वेश्चन जो रिलेवेंट हैं आपके जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड करें। सही। तो ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाली बात हो गई। और सब्जेक्ट सी बात है कि इस सीरीज में बेटा हमने आपके लगभग सारे सब्जेक्ट इंक्लूड करें हैं। सारे सब्जेक्ट से मतलब क्या है? सारे सब्जेक्ट से मतलब ये है, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल मशीन हो, पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन हमने इंक्लूड करा है। इलेक्ट्रिकल मशीन में चाहे बेसिक हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपका डीसी मशीन हो, चाहे आपका सिंक्रोनस मशीन हो, चाहे आपका इंडक्शन मशीन हो, चाहे आपका स्पेशल मशीन हो। ऐसी पावर सिस्टम की बात कर लेते हैं। पावर सिस्टम में चाहे आपका सिंगल लाइन डायग्राम हो, चाहे आपका ओवरहेड इंसुलेटर हो, चाहे आपका कोरोना हो, चाहे आपका अंडरग्राउंड केबल हो, चाहे आपका सैग एंड टेंशन हो, या फिर उधर पावर सिस्टम एनालिसिस में उधर चले जाते हैं, फॉल्ट एनालिसिस हो, पर यूनिट सिस्टम हो, आपका स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत हो। ठीक है, वो सब इंक्लूड है। स्विच गियर प्रोटेक्शन में रिलेज हो गई, बोकोल्स रिले हो गई, और भी टाइप से रिले हैं, या फिर आपके सर्किट ब्रेकर्स हैं, वो सब इंक्लूड करें।
ऐसी बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में केवीएल हो गया, केसीएल हो गया, मैश हो गया, मैश एनालिसिस, नोड एनालिसिस, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम, डीसी एनालिसिस, एसी एनालिसिस, रेजोनेंसी कंडीशन, सब कुछ इंक्लूड करा है। सही, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका पूरा इंक्लूड है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम भी इंक्लूड है। यानी इस सीरीज में हमने कोशिश करी कि सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो और सारे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो, लेकिन ये पूरी सीरीज की बात हो रही है, किसी इंडिविजुअल लेक्चर की बात नहीं हो रही है। सही, और एक दो बातें और है, कहीं भी लेक्चर में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यूट्यूब पे कमेंट करिए, मेरी तरफ से आपको रिप्लाई 101% मिलेगा। हो सकता है तुरंत ना मिले, 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद मिले, लेकिन रिप्लाई बेटा आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, और यहाँ कई बच्चों को फॉन्ट साइज की दिक्कत आ सकती है, तो फॉन्ट साइज की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फॉन्ट साइज आपका मानता हूँ एक फैक्टर है, लेकिन मैं क्वेश्चन को 1 या 2 बार रीड करूँगा। जब मैं क्वेश्चन को 1 या 2 बार रीड करूँगा तो आपको वो चीज़ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज के लेक्चर में ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन, ये आपका हो गया बेटा थर्ड क्वेश्चन, ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन, ये आपका हो गया फिफ्थ क्वेश्चन और ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है बेटा, इन कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट इफ द करंट गेन इज 100 एंड कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर, बेस करंट इज, ए है आपका 10 माइक्रो एम्पियर और बी है आपका 100 माइक्रो एम्पियर। रिपीट कर दे रहा हूं मैं, इन कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट इफ द करंट गेन इज 100 एंड कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर, बेस करंट इज, ए ऑप्शन है 10 माइक्रो एम्पियर और बी है आपका 100 माइक्रो एम्पियर। सही है, और भी ऑप्शन थे लेकिन जगह नहीं थी तो 2 ही ऑप्शन लिखे हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी सवाल में क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि उस न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ आपको क्या दे रखा है, कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर है। ठीक है, कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर, करंट गेन आपको क्या दे रखा है, करंट गेन आपको दे रखा है बेटा 100। सही है, ऐसे ही कलेक्टर करंट की बात करूं तो कलेक्टर करंट बेटा आपको क्या दे रखी है 10 मिली एम्पियर, बेस करंट आपसे पूछ रहा है। सही है, तो देखो पहले सवाल में आपको अगर मैं बात करता हूं, वैसे तो सवाल ही 10 सेकंड का है गिवन, यहाँ इस सवाल में अगर बात कर लेते हैं आपको क्या क्या डेटा गिवन है। देखिए करंट गेन आपको क्या दे रखा है 100। देखिए करंट गेन मीन्स बीटा, बीटा की वैल्यू की यहाँ पे क्या गिवन है, बीटा की वैल्यू आपको बेटा दे रखी है 100। सेम इसी तरीके से अगर मैं कलेक्टर करंट की बात करता हूँ, कलेक्टर करंट बेटा आपको क्या दे रखा है, कलेक्टर करंट को रिप्रेजेंट करेंगे हम आईसी से। सही, वो आपको दे रखा है 10 मिली एम्पियर और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे आपको बेस करंट। सही है, फाइंड क्या करना है आपको, बेस करंट आईबी, यहाँ पे आपको बेटा बेस करंट आईबी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं बात करता हूँ आपसे करंट गेन की, तो करंट गेन बेसिकली क्या होगा कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर के केस में। सही, बीटा बराबर होता है आईसी अपॉन आईबी। तो देखिए बीटा, क्योंकि बीटा बराबर आईसी अपॉन आईबी। अब यहाँ पे बेटा आपको बीटा की वैल्यू पता है और आईसी की वैल्यू पता है, तो आईबी क्या होगा, आईबी आपको आईबी ही निकालना है, आईबी हो जाएगा आईसी अपॉन बीटा। तो देखिए आईसी की वैल्यू, कलेक्टर करंट की वैल्यू सवाल में क्या दे रखी है, कलेक्टर करंट की वैल्यू बेटा आपको सवाल में दे रखी है 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या करेंगे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 10 × 10 टू की पावर -3 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व होकर क्या आएगा, सिंपल इसे सॉल्व होकर आप क्या आएगा 100 माइक्रो एम्पियर। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, आपको जो बी वाला ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखिए ये सिंपल सवाल है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इन सवालों में। ठीक,
तो देखिए आज आपके लेक्चर स्टार्टिंग किससे हुई है? आज आपके लेक्चर स्टार्टिंग आप मानिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से हुई है, या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हैं। सही है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मान सकते हैं इसे। और इस टाइप के जो सवाल होते हैं, यही सवाल जो होते हैं, इन्हीं सवालों से देखो अब एक लॉजिक क्या बनता है सवालों का। कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर ने इतना आसान सवाल सर क्यों करा रहे हैं। देखिए बात समझिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन अगर आप आसान वाले क्वेश्चन एग्जाम में अगर आप जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करते हो, सही, तो इनसे जो आपका टाइम बचेगा, तो जो आपके कठिन वाले क्वेश्चंस हैं, टिपिकल क्वेश्चंस हैं, वहां पे उस टाइम को आप कंज्यूम कर सकते हो। समझ रहे हो ना? तो इन क्वेश्चन को जल्दी करना है और कठिन वाले क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन, मैंने बिटवीन लिखा है लेकिन आप समझिए वो आपका बिटवीन ये है। सही है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस ऑफ डेल्टा शोन इन। अच्छा जी, ए है 6 ओम, बी है 5 ओम, सी है 3 ओम और डी है बेटा आपका 2 ओम। रिपीट कर दे रहा हूं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस ऑफ डेल्टा शोन इन। ए है 6 ओम, बी है 5 ओम, सी है 3 ओम, डी है आपका 2 ओम। मैं आपको यहाँ पे आपको देखो, अब जैसे मैं आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि आपको फिगर सही से नहीं दिखाई दे रही होगी, सही है, तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वो मैं फिर से बनाऊंगा फिगर आपकी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यानी फॉन्ट्स ऐसी टेंशन नहीं लेनी, तो पहले फिगर बना ले रहे हैं। चलो आपको सवाल दे के रखा है, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी ज़्यादा जगह चाहिए मुझे बोर्ड पे, लेकिन चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपका एक डेल्टा है, सही है। अब इसके अंदर मैं एक स्टार बना रहा हूँ, हो सकता है यहाँ भी आपको दिक्कत आए विजिबिलिटी की, सही, तो आप मेरी जो मैं वैल्यूज बोलूंगा वो सुनते रहिएगा ध्यान से। ठीक है, वो डेल्टा था, अब मैंने क्या करा, मैंने स्टार बना लिया। अब यहाँ पे 6 रजिस्टर लगे हुए हैं, हर एक रजिस्टर की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, वो है आपकी 6 ओम। सही है, तो मैं लिख दे रहा हूँ 6 ओम नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन वो 6 ओम है। ठीक है, वर्टिसेस आपके हो गए ए बी सी। ठीक है, अब यहां देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहानी चल रही है, पूछ रहे हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस। अब कोई भी दो वर्टिसेस उठा लो, या तो ए और बी के बीच में आप कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप ए और सी के बीच में कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप बी और सी के बीच में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिटवीन टू वर्टिसेस, दो वर्टिसेस के बीच में आपको कैलकुलेट करना है, तो या तो आप ए और बी के बीच में कैलकुलेट कर लो, या फिर ए और सी के बीच में कैलकुलेट कर लो, या फिर बी और सी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो। सही है, सवाल सॉल्व करने से पहले एक बेसिक बात बताता हूँ। बेसिक बात क्या है कि आपका जो स्टार में जो होता है, वो जब हम डेल्टा में कन्वर्जन करते हैं तो कैसे होता है, देखिए मैं थोड़ा छोटा छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है। सही है, यहाँ मैं आपको स्टार, और ये बेसिक बात है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। यहां मैं आपकी किसी बात कर रहा हूं, यहां मैं आपकी बात कर रहा हूं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन की। तो देखिए पहले मैं आपका ये स्टार बना दे रहा हूं, सही है, ये क्या है, ये आपका हो गया स्टार। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो गया ए, फिर एक पॉइंट ये हो गया बी, फिर एक पॉइंट हो गया ये सी। इसके रेजिस्टेंस मैंने बोला आर, फिर मैंने बोला आर, और फिर मैंने बोला आर। ये आपके इसके 3 रेजिस्टेंस हो गए। अब जब बेटा मैं इसे डेल्टा में कन्वर्ट करूंगा, सही है, जब इसे डेल्टा में कन्वर्ट करूंगा, तो डेल्टा में कन्वर्ट करने पे कहानी क्या रहेगी आपकी, देखिएगा। सही है, ये ए रहेगा, सही, ये आपका बी रहा, ये आपका सी रहा। तो इसे जब डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस आपके क्या क्या होगा, ये आपका हो गया 3R, ये आपका हो गया 3R, ये आपका हो गया 3R। सही है, ये तीनों आपके क्या हो गए, ये तीनों आपके 3R 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 हो गए। सही है, तो याद रखिएगा जब भी मैं स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करूंगा तो उस केस में क्या होना है, जो आपका रेजिस्टेंस होना है वो आपका 3 टाइम्स हो जाना है, अगर सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी सेम है उस केस में। यहाँ पर इसे न्यूट्रल मान लो,
तो ए एन के बीच में भी आपका आर रेजिस्टेंस है, बी एन के बीच में भी आपका बेटा आर रेजिस्टेंस है, सी एन के बीच में बेटा आपका आर रेजिस्टेंस है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब सेम रेजिस्टेंस हो, उस केस की बात हो रही है। तो फिर आपका ए और बी के बीच में क्या होगा 3R, 3 टाइम्स। ए और सी के बीच में क्या होगा 3R, बी और सी के बीच में क्या होगा 3R। सही है। तो चलिए अब जो ये सर्किट है, ये सर्किट है, सही है, इस सर्किट को मैं क्या करता हूँ, इसे मैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करता हूँ। तो देखिए इसमें एक ये तो डेल्टा है, ठीक है, और ये और ये आपका क्या है, ये आपका स्टार है, सही है। तो मैं इसे स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करके अपना एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ, सही है। इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट आफ्टर स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, सही। इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं स्टार से जब हम डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं तो देखिए एक डेल्टा है वो तो बना ही दे रहा हूं जो आपका पहले से डेल्टा है, ठीक है। तो ए डेल्टा तो बेटा आपका ये हो ही गया, ए बी सी, सही है। ए डेल्टा बेटा आपका ये हो गया, ठीक है। अब वो बेटा जो स्टार है उस स्टार को मैं क्या कर सकता हूँ, उस स्टार को मैं कर देता हूँ डेल्टा, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो देखिए कैसे होगा, थोड़ा सा डायग्राम इसलिए बनाया थी, जगह नहीं बोर्ड पे। तो ये मैंने क्या करा, जो मैंने करा है इसे मैंने, जो मेरा स्टार था, ये जो मेरा स्टार था इसे मैंने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। और अब मेरा ये पहले वैल्यू क्या थी 6 ओम 6 ओम 6 ओम, अब मेरा क्या होगा 3 टाइम्स, यानी 18 ओम 18 ओम 18 ओम, यानी ये वैल्यूज, ये तो आपकी 6 थी, लेकिन ये वैल्यू क्या होंगी 18 18 18, ठीक है। 6 थी और 18। अब यहाँ पे चीज़ ऑब्जर्व करिए, अगर मैं ए और बी की बात कर ले रहे हैं, ए और बी के बीच में देखो ध्यान से देखना, ये 6 और 18 बेटा कैसा होगा, आपस में पैरेलल में होगा, है ना। सेम ये 6 और 18 कैसा होगा, आपस में पैरेलल में होगा। सेम ये 6 और ये 18 कैसा होगा, यही बेटा पैरेलल में होगा, यानी ये पैरेलल में है। तो एक मिनट जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर 18, चलिए नीचे ही कर लेता हूँ, 18 पैरेलल 6 क्या आएगा सॉल्व होके, देखिए 18 इंटू 6 डिवाइड बाय 18 प्लस 6, यही सॉल्व क्या आएगा ना। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आपको सॉल्व क्या आएगा 9/2, सही है। ये आपको सॉल्व क्या आ जाएगा 9/2। तो यानी अब मेरा इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन के आएगा, देखिए अब मेरा इक्विवेलेंट सर्किट बन के आएगा, सही है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो ये आपका 9/2 ओम, फिर ये आपका 9/2 ओम, और ये आपका 9/2 ओम, सही है। हर तीनों आपके 9/2 ओम हो गए। और सवाल में मुझे स्पेसिफाइड है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिसेस, मतलब 2 वर्टिसेस के बीच में मुझसे पूछा जा रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सही है। तो जब 2 रेजिस्टेंस, तो मैं ए और बी मान ले रहा हूं, तो अगर मैं ए और बी मान ले रहा हूं, अगर मैं ए और बी मान ले रहा हूं तो 9/2 क्या होगा मेरा, ये मेरा 9 ओम हो जाएगा, ठीक है ना, ये मेरा 9 ओम हो जाएगा। एक सेकेंड सॉल्व कर लूँ जरा, 9/2 प्लस 9/2 प्लस, सही है 9 ओम हो जाएगा। अगर मैं ए और बी के बीच में कैलकुलेट करता हूँ तो ए और बी के बीच में देखो ध्यान से, ये तो मेरा ऐसा हो ही गया, थोड़ा सा बोर्ड पे ज़्यादा, लेकिन मैं हर चीज़ बोल के बता रहा हूँ आपको, एक बार रिपीट भी कर दूंगा सवाल। ए और बी, तो बेटा ए और बी के बीच में 9/2 तो है ही हमारा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे ना। जब ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे तो देखिए मैं ऐसे रफली सॉल्व करके बता रहा हूँ,
सीरीज में है मेरा ये 9/2 और ये 9/2 किसके रेस्पेक्ट में, ए और बी वर्टिसेस के रेस्पेक्ट में, यानी 2 9 + 9 बराबर 18/2 यानी 9 ओम। ठीक है, तो यानी ये 9 ओम मेरा कैसा होगा, ये 9 ओम मेरा पैरेलल में आ जाएगा इसके साथ, ये 9 ओम। सही है, अब इसे सॉल्व कर लो, 9/2 पैरेलल 9। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व होकर क्या आएगा, कर लो वही, 9/2 × 9 डिवाइड बाय 9/2 + 9। तो इसे सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप करना सॉल्व, 3 ओम आपका सॉल्व होके आएगा। ये आपका क्या आ गया, 3 ओम। ठीक है, चाहो तो जरा 1 सेकंड के लिए 81 डिवाइड बाय 2, फिर ये आपका 2 है तो 9 18 27/2 यानी 81/2 27/2, 2 से 2 81/27 3 ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको सॉल्व होकर 3 ओम आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, आपके यहाँ जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए एक बार जरा फिर से सवाल को देख लो, क्योंकि बड़ा मैशअप सी चीज़ें हो गई हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन क्या था, पहले इधर रफ कर देता हूँ। यहाँ से सवाल में क्या पूछा गया है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिसेस। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे बेटा ए और बी के बीच में निकालो, आप चाहे ए या सी के बीच में निकालो, आप चाहे बी या सी के बीच में कैलकुलेट करो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये लाइन याद रखिएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिसेस। अब यहाँ बात समझिए, यहाँ पे क्या कहानी है, यहाँ पे कहानी ये है कि सिंपल आपको सर्किट डायग्राम दे रखा था। ठीक है, सारे आर्म में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सबकी वैल्यू सेम है। अब आपको इसमें फिगर को देखते जो आपकी अप्रोच है, आपको क्या देखा कि हाँ भाई मेरे पास एक डेल्टा बन रहा है, ठीक है, और एक मेरे पास स्टार बन रहा है, एक डेल्टा बन रहा है, एक स्टार बन रहा है। तो आपको बेटा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन आना चाहिए। बेटा ऑब्जेक्टिव में सिर्फ यही चीज़ पूछी जाती है, ये भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है। तो स्टार, ये मेरा स्टार रहा, ठीक है, डेल्टा में कन्वर्ट करूंगा अगर मेरे तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, अगर तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मेरी सेम है तो उस केस में तीनों क्या हो जाएंगे, 3R 3R 3R। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मेरा जो ये स्टार था, सही है, ये तो स्टार बन ही रहा था, तो मैंने इस स्टार को क्या करा है, मैंने इस स्टार को सिंपल डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। तो जो मेरा ये 6 था, ये 6 था, ये 6, यहाँ क्या हो रहा है, 3R 3 गुना हो रहा है ना, यानी मेरा 18 18 18 ओम हो जाएगा। तो यानी ये और बीच के बीच में 6 18 6 18 6 18। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 और 18 क्या है, यहाँ पे 6 और 18 आपका पैरेलल में, सही, पैरेलल में। तो 18 पैरेलल 6 कैलकुलेट करा, 9/2 ओम आ गया। सही है, वो मैंने कैलकुलेशन करी थी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने यहाँ से इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया, आपने यहाँ से इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया, तो 9/2 ओम 9/2 ओम 9/2 ओम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर सवाल में देखा, सवाल में क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 वर्टिसेस। तो चलो हमने अपने मन से मान लिया ए और बी के बीच में। वैसे आप चाहे बी और सी के बीच में निकालोगे, चाहे आप सी और ए बी के बीच में निकालोगे, आपका आना सेम ही है, क्योंकि सारी वैल्यू सेम है। तो चलिए, ए और बी के बीच में तो 9/2 ओम है, तो ये आपका 9/2 ओम रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये दोनों आपस में कैसे होंगे, ये आपस में सीरीज में हो जाएंगे। तो 9/2 जोड़ोगे तो आपका 9 ओम आएगा, तो ये आपका 9 ओम। अब ये दोनों किस में है, ये दोनों आपके पैरेलल में, तो आपने सॉल्व करा, आपका सिंपल 3 ओम आ गया। ठीक है, तो ये सॉल्व बेटा मैंने आपको 2 बार एक्सप्लेन कर दिया, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। ये वैसे तो हमारे जेनिक एजुकेशन पे जो दूसरे सर हैं उन्होंने बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत डिटेल में पढ़ाई रखा है, सही है, लेकिन मैंने जैसे बोला है ना कि मैं अपने लेक्चर में हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन मुझे इंक्लूड करने ही करने, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन मुझे इंक्लूड करने ही करने। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन इंक्लूड करा अपना इसमें, और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जो बच्चा ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, समझ लो वो एग्जाम ही देने ना जाए फिर, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन शायद मैं पहले भी करा चुका हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो मतलब क्या है, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, वैल्यूज़ वाले भी रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ से सेलेक्ट करें, सही है, तो काफ़ी एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलिए एक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly.
For any query, call on 9837933283. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए पावर स्टेशन हैज ए मैक्सिमम डिमांड ऑफ 2 मेगावाट, द एनुअल लोड फैक्टर इज 40% एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 15%. व्हाट इज रिवर्स कैपेसिटी ऑफ प्लांट? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन क्या है आपका, ए पावर स्टेशन हैज ए मैक्सिमम डिमांड ऑफ 2 मेगावाट, द एनुअल लोड फैक्टर इज 40% एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 15%. व्हाट इज रिवर्स कैपेसिटी ऑफ प्लांट? ए है बेटा 1875 किलोवाट, बी है आपका 3750 किलोवाट और सी है आपका 3333 किलोवाट. ठीक है, तो देखो एक पावर स्टेशन है. आप चलो स्टार्ट हमने बेटा अपना लेक्चर किससे करा था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से. फिर हम कहाँ पहुंचे, बेसिक इलेक्ट्रिकल पे. अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हमें पावर सिस्टम पे. तो देखिए पावर स्टेशन है, चलो ठीक है. अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डिमांड आपको क्या दे रखी है. मैक्सिमम डिमांड बेटा आपको दे रखी है 2 मेगावाट. मैक्सिमम डिमांड आपको 2 मेगावाट दे रखी है. एनुअल लोड फैक्टर की बात करूं तो एनुअल लोड फैक्टर बेटा आपको क्या दे रखा है, एनुअल लोड फैक्टर आपको दे रखा है 40%. या आपको एनुअल लोड फैक्टर दे रखा है 40%. प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की बात करूं तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपको क्या दे रखा है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दे रखा है 15%. या आपको प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दे रखा है. रिवर्स कैपेसिटी ऑफ प्लांट पूछ रहा है कि भाई रिवर्स कैपेसिटी ऑफ प्लांट आपकी क्या होगी. ठीक है, रिवर्स कैपेसिटी ऑफ प्लांट क्या होगी. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेटा आपको क्या क्या गिवन है. देखो कुछ सवाल में मैं डेटा गिवन लिख देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ तरीका आपका आना चाहिए कैसे सवाल सॉल्व करा जाता है. करने को मैं सीधे फॉर्मूला लगाऊं और वैसे ही सॉल्व करता हूँ, और करता भी हूँ मैं कई जगह, ऐसी कोई बात नहीं है. तो इसमें टाइम बर्बाद होने वाली से कोई बात नहीं है. तो देखिए गिवन क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम डिमांड आपकी क्या है, क्योंकि वहां फॉन्ट्स ऐसी दिक्कत हो तो यहाँ एटलीस्ट आपको फॉन्ट्स ऐसी दिक्कत नहीं होगी. मैक्सिमम डिमांड है आपकी 2 मेगावाट. ठीक है, एनुअल लोड फैक्टर, एनुअल लोड फैक्टर क्या है आपका, एनुअल लोड फैक्टर इज 40%. एनुअल लोड फैक्टर क्या है आपका, एनुअल लोड फैक्टर वह है आपका 40%. सेम इसी तरीके से प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपका क्या है, 15%. प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 15% है. यहाँ देखिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का आपका फॉर्मूला क्या होता है. प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपका होता क्या है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता है पीक लोड डिवाइड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, वो सॉरी प्लांट कैपेसिटी इनटू लोड फैक्टर. ठीक है, तो देखिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है आपका, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, अगर मैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की बात करता हूं तो आपका क्या होता है, पीक लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, पीक लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, उसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, लोड फैक्टर. सही है, लोड फैक्टर. तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रहना चाहिए. ये आपका क्या है, ये है आपका बेटा बेसिक फॉर्मूला. सही है. अब यहाँ पे देखिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या दे रखा है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बेटा दे रखा है आपको 15%. सही है, यानी आप क्या लिखोगे 0.15, 0.15. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पीक लोड की बात करता हूँ तो पीक लोड आपको क्या दे रखा है, पीक लोड दे रखा है आपको 2 मेगावाट. ठीक है, 2 मेगावाट. सेम प्लांट कैपेसिटी. सही, ये तो आपको कैलकुलेट अभी करनी है. सही है, तो देखो प्लांट कैपेसिटी तो करेंगे अभी कैलकुलेट. क्या हो गया आपका बेटा, प्लांट कैपेसिटी. ठीक है, और लोड फैक्टर आपको क्या दे रखा है 40%. तो इसे वैल्यू को क्या रखोगे, इसे रखोगे बेटा आप 0.04. ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे प्लांट कैपेसिटी. देखिए प्लांट कैपेसिटी क्या कैलकुलेट होकर आएगी, देख लेते हैं प्लांट कैपेसिटी आपकी क्या कैलकुलेट होकर आएगी. प्लांट कैपेसिटी आएगी आपकी 0.15
डिवाइड बाय 2, वहाँ 2 मेगावाट है। अच्छा, ये बेटा आपका सॉल्व क्या आएगा 5.33 मेगावाट, 5.33 मेगावाट। एक बार जरा और चेक कर ले रहे हैं इसे, ये आपका 5.33 मेगावाट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है बेटा रिवर्स कैपेसिटी ऑफ प्लांट क्या होगा, कि भाई रिवर्स कैपेसिटी ऑफ प्लांट क्या होगा। तो रिवर्स कैपेसिटी ऑफ प्लांट की बताओ, तो रिवर्स कैपेसिटी क्या होगा, जो आपका रिवर्स कैपेसिटी होता है वो आपका क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी माइनस का पीक लोड। प्लांट कैपेसिटी माइनस का पीक लोड। तो प्लांट कैपेसिटी कितनी है आपकी 5.33 मेगावाट, और पीक लोड कितना है, पीक लोड है आपका 2 मेगावाट। सही है, तो अगर इसे सॉल्व करोगे, ये मेगावाट में याद रखिएगा, अगर इसे सॉल्व करोगे और हमें ऑप्शन दे रखे हैं किलोवाट में, सही, तो आपका क्या आएगा 3333 किलोवाट। तो कौन सा ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा सी वाला ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख ले रहे हैं। सिंपल सवाल था आपका कि भाई एक पावर स्टेशन की बात हो रही थी, वहाँ पे मैक्सिमम डिमांड आपको 2 मेगावाट दे रखा था। ठीक है, एनुअल लोड फैक्टर आपको बेटा 40% दे रखा था। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर वो आपको दे रखा था 15%। आपसे पूछा गया था रिवर्स कैपेसिटी ऑफ प्लांट। तो जैसे ही बेटा आपसे पूछा गया रिवर्स कैपेसिटी ऑफ प्लांट, ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए कि भाई रिवर्स कैपेसिटी क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी माइनस का पीक लोड। भाई पीक लोड तो मुझे दे रखा है मैक्सिमम डिमांड, यानी किसी तरीके से अगर मैं प्लांट कैपेसिटी को कैलकुलेट कर लूँ, अगर मैं प्लांट कैपेसिटी को कैलकुलेट कर लेगा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब प्लांट कैपेसिटी कैसे आपकी कैलकुलेट होगी, तो सिंपल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू पीक लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी इनटू लोड फैक्टर। ये डेटा आपको दे रखा है, ये डेटा आपको दे रखा है, ये डेटा आपको दे रखा है, और ये डेटा आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, तो यही आपके सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, चलिए मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन हो गए अभी तक आपके। पहला क्वेश्चन मैंने आपको कौन सा कराया था, पहला मैंने आपको, अच्छा एक चीज़ और देखो, ये जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ इन्हें अपने नोट्स में बेटा प्रॉपर मेंटेन लिखते रहो, सही, क्योंकि ऐसा नहीं सवाल वही आए, ये सवाल मैं आपसे डायरेक्ट प्लांट कैपेसिटी भी पूछ सकता था, और आते हैं ऐसे क्वेश्चन, सही। जेई की अगर बात करोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी सवाल नहीं आने वाले हैं। ट्रिकी सवाल से मतलब है कि जिसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक लग रहा हो, सही है। कराऊंगा तो वाले सवाल ही करा ही रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस चीज़ को ऐसे रिलेट मत करो। एक आध बच्चों ने मुझे कमेंट करे थे, यार सर आप जेई को बहुत हल्का समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। समझो बात को ना, कि जब एग्जामिनर को क्वेश्चन ही डिज़ाइन करना है कि भैया बच्चा क्वेश्चन 50 से 55 सेकंड में कर ले, तो भाई 50 से 55 सेकंड में बच्चा कितने लॉजिक लगा लेगा, कितने कॉन्सेप्ट लगा लेगा, नहीं पॉसिबल होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, सही। तो लेकिन पेपर आसान होता है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है, सही। पेपर टिपिकल होता है तो कट ऑफ कम रहती है। और आप एसएससी जेई की आप कट ऑफ देख ही रहे हो, पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देख लीजिए, खासतौर से इलेक्ट्रिकल का, कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा जा रही है ना। तो कट ऑफ पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द करंट इन सर्किट शोन बिलो। अच्छा, सर्किट मैंने नहीं बना रखा है, बना दूंगा, सही है। सर्किट मुझे ध्यान है। द करंट इन सर्किट शोन बिलो इज 4 एम्पियर। कैलकुलेट, ये मैंने लिखा है, इसे आप कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन एम्पियर टर्न्स पर मीटर इन कोर। ठीक है, इफ वाइंडिंग हैज 50 टर्न्स। पैंकिंग खत्म हो गई थी, ऐसा लग रहा था। चलिए रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिए। द करंट इन सर्किट शोन बिलो इज 4 एम्पियर। सर्किट में आपको बना रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन एम्पियर टर्न्स पर मीटर इन कोर इफ वाइंडिंग हैज 50 टर्न्स। ए है आपका 520, बी है 524, सी है 526, डी है आपका 528। ठीक है, तो अगर मैं सर्किट की बात करूं तो सर्किट आपका सिंपल क्या है, सर्किट आपको ये दे रखा था,
सही है। आपकी एक तो ये कोर थी और इसके ऊपर आपकी एक कोर और बनी हुई है, ठीक है, उस पर आपके नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस तरीके से। और यहाँ चलिए मैं रफली डायग्राम बनाया, ठीक है, मैंने इस डायग्राम को ऐसे रट मत लेना, नॉर्मल तो मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, सही है। यहाँ पे आपकी ये सर्किट है, ये आपकी करंट फ्लो कर रही है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, और ये आपका एन पोल हो गया, एन, सही। और करंट इसके अकॉर्डिंग कितना है, इन्होंने बोला है कि इस करंट, ये सर्किट अच्छा आपको सवाल में गिवन है, सही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना है, मैं यहाँ बनाना भूल गया तो इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे इसकी डायमेंशन भी दे रखी थी, डायमेंशन आपकी क्या थी, 15 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ थी, 15 सेंटीमीटर, और ब्रेथ की बात करूं, ब्रेथ आपकी क्या थी, ब्रेथ थी आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए आपको गिवन क्या है, करंट आपको क्या गिवन है बेटा, करंट आई की बात करूं तो करंट आई आपको गिवन है 4 एम्पियर, करंट आपको बेटा 4 एम्पियर दे रखी है। नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें, वाइंडिंग है 50 टर्न्स, तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स आपको क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं बेटा 50, ठीक है। उसी ऐसी मैं बोलूँ आपसे मीन लेंथ ऑफ गिवन मैग्नेटिक सर्किट, सही, वो आपकी क्या होगी, कैलकुलेट करते हैं मीन लेंथ ऑफ गिवन मैग्नेटिक सर्किट, मीन लेंथ ऑफ गिवन मैग्नेटिक सर्किट, सही है। तो जो मीन लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है उसे मैं किससे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, उसे मैं एल से कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे बेटा स्कोर की अगर बात कर लेता हूँ, स्कोर में कहानी क्या है कि भाई 15 सेंटीमीटर आपकी लेंथ है कोर की, ब्रेथ की बात कर लेते हैं, ब्रेथ कितनी दे रखी है, यानी चौड़ाई कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो मीन लेंथ क्या हो जाएगी, सिंपल 2 15 प्लस 4, सही है। तो 15 4 19, तो यानी ये 38, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 38 सेंटीमीटर, तो ये आपकी मीन लेंथ कैलकुलेट होके आ गई, सही है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, सिंपल H से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है NI अपॉन L, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी H, ये क्या है आपका NI अपॉन L, वेयर N आपका क्या है, N है आपका नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है, I है आपका करंट, और L क्या है, L है आपका मीन लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो यहाँ सारी वैल्यू रख लीजिए। N की वैल्यू क्या है बेटा, N की वैल्यू है आपकी 50, ठीक है। करंट की बात कर ले रहा हूँ, करंट आपकी क्या है 4, और ये कितना है 38, तो चलिए जरा इसी से कैलकुलेट, वैसे ये 200 अपॉन 38, ये तो हमारा मेरे ख्याल से इससे जो आपका ऑप्शन आएगा, अच्छा ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करोगे, इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो जब सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट करोगे क्या करोगे 10 की पावर -2, तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसे, वही मैं देख रहा आंसर गड़बड़ हो रहा था। फाइव टू सिक्स थ्री, ये जो बेटा आपको सॉल्व होकर आएगा, ये क्या आएगा 5263, यानी 526, यानी देख ले, ये आपका आ रहा है 526.31, 526.31, सही है। तो बेटा कौन सा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा, इसमें आपका करेक्ट होगा 526। अच्छा यहाँ पे सवाल में एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, इस वाले न्यूमेरिकल में आपको ऑप्शंस क्या है, यहाँ मैंने 4 ऑप्शन इसीलिए लिखे थे जानबूझ के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आपके ऑप्शंस दिए होते हैं सवाल में, सही है, जो आपके ऑप्शन सवाल में दिए होते हैं वो मैटर नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे होते हैं, क्योंकि यहाँ बेटा आप सवाल सॉल्व कर रहे हो, इस समय आपका माइंड सेट अलग होगा, ठीक है। लेकिन जब आप एग्जाम में होते हो, वहाँ प्रेशर होता है कि भाई करना है मुझे 30 सेकंड में क्वेश्चन, तो वहाँ माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है, वहाँ सही आंसर भी निकाल के वहाँ पे 527 पे टिक मारा होगे। तो यहाँ देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं 520, 524, अब ये 2 ऑप्शन दे दिए 526, 528,
और बच्चे जल्दबाजी में 526 की जगह सवाल बिल्कुल सही सॉल्व करा है, लेकिन उसमें प्रेशर में होते हैं, मेंटल प्रेशर में, क्योंकि भाई पेपर का प्रेशर तो होता ही है, नो डाउट, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। वहाँ जल्दबाजी 528, यहीं पे अगर आपको 527 दिया होता तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते। तो वहाँ बात समझिए, 0.31 दे रखा है तो 526 ही होना है, माना 0.67 आता, सही 0.67, और वहाँ पे ऑप्शन दे रखा होता 527, तो आपका 527 वाला हो जाता, सही। तो हमेशा आपको एग्जामिनेशन पेपर में अपना ठंडे दिमाग से ही काम करना है, सही। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वरीड होना है कि भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा, है ना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।